जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेक्चर जो है वो मॉडल वर्क के ऊपर है और इससे साथ साथ वर्ब की जो टाइप्स हैं, इसके बाद सेंटेंस करेक्शन के हवाले से जो इम्पोर्टेंट है वो हम करेंगे। ठीक है। और जो सेंटेंस की कुछ टाइप्स बची हुई हैं जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस है वो हमने करने हैं। तो मॉडल वर्ब जो है, मॉडल वर्ब ये जो है एक किस्म का एज ए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होते हैं। इनके जो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है जी, मेन वर्ब के साथ जो उसकी हेल्प करने के लिए वर्ब यूज होता है, दैट इज कॉल्ड द हेल्पिंग वर्ब। और मॉडल वर्ब भी such like as an helping word that help the main word. As you can see, will, would, shall, should, may, might, can, could, must, ought, ये सारे क्या हैं? ये मॉडल वर्ब हैं। अगर आप इसको तो फोकस करें तो ये जितने भी हैं ये मॉडल वर्ब्स हैं। और इसके जो अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है, मॉडल वर्ब जहां पे भी आएगा उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी। ऑलवेज, ऑलवेज क्या यूज होगा? ऑलवेज यूज होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा किसके साथ? विद द मॉडल वर्ब के साथ। किसके साथ? मॉडल वर्ब के साथ हमेशा क्या यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड गो टू द स्कूल। अब देखिए गो आ गया है, क्यों? क्योंकि शुड, शुड के साथ हमेशा क्या यूज करेंगे? गो यूज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। दिस इज द रूल। इसलिए अगर आप इसको थर्ड फॉर्म बनाना चाहते हैं तो देन आपको बी ऐड करना होगा। ठीक है। अगर आप इसको थर्ड फॉर्म में जाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं जी, गॉन होना चाहिए, तो उसके लिए आपको बी यूज करना होगा। हाँ जी। उसके बाद हम आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की तरफ आते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसके बाद जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हो। जिसके बाद क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट यूज होना चाहिए। ठीक है। अगर वर्ब के फौरन बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है तो इसका मतलब क्या है? ये कौन सा वर्ब होगा? तो ये वर्ब क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। इसको टीवी से आप कह सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा, अमेरिका अटैक ईरान। अब अमेरिका ने क्या किया है? अटैक किया है किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? ईरान है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जस्टिफाई करने के लिए हम देखेंगे तो वर्ब कौन सा यूज होगा? अटैक। अटैक क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। जी। उम्मीद करता हूं आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। उसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब देखिएगा। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? कि वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता। ठीक है। ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता। ठीक है। वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट यूज नहीं होगा। ये क्या कहलाता है? यानी कि इसके अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब के ऊपर क्लोज हो जाए तो ये क्या कहलाएगा? ये जो वर्ब कहलाएगा फिर ये फिर इंट्रांजिटिव कहलाएगा। इंट्रांजिटिव कहलाएगा। जिसकी एग्जांपल देखते हैं। ही स्लीप, ही स्लीप्स। अब ही स्लीप्स, अब स्लीप्स जो है ये वर्ब है, ही क्या सब्जेक्ट है। अब वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है? बताइएगा। नहीं, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है कि ये कौन सा वर्ब होगा? स्लीप। ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है। इसके अलावा इसके बाद आप प्रपोजिशन यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? प्रपोजिशन यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रांजिटिव वर्ब होगा उसके अंदर आप प्रपोजिशन यूज नहीं कर सकते। इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर तो आप प्रपोजिशन यूज कर सकते हैं, बट ट्रांजिटिव वर्ब में नहीं कर सकते। ट्रांजिटिव वर्ब में आप तब कर सकते हैं जब आप पैसिव वाइज बनाएंगे, एक्टिव वाइज नहीं, पैसिव वाइज। तब जो है ना आप कर सकते हैं। ये एग्जांपल्स दी गई है आपको। ठीक है। इसमें जब आप पैसिव वाइज बनाएंगे तो एक्टिव वाइज में इस्तेमाल नहीं होगा ट्रांजिटिव वर्ब प्रपोजिशन, बट जो पैसिव वाइज होगा उसके अंदर प्रपोजिशन यूज होगा और वो क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब होगा उसमें। अच्छा, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर हमने ये कुछ सेंटेंस करेक्शंस के रूल्स हैं। अगर आपके पास सब्जेक्ट जिस हिसाब से हो गया उसके हिसाब से आपने वर्ब यूज करना है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज होगा। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी एक्शन वर्ब क्या होगा? सिंगुलर एक्शन होगा। ठीक है। तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट यू सी, पहली कंडीशन देखिएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। दे, इसके साथ क्या आएंगे? वर्ब आएगा। आर, वर, हैव, ये सारे हेल्पिंग वर्ब है बट प्लूरल होने चाहिए। जी। उसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल, इफ दूसरी कंडीशन है, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन डेफिनेटली वर्ब विल बी यूज, द वर्ब यूज विल आल्सो बी सिंगुलर। एज लाइक ही, इज, वाज, हैज, ये क्या है? सिंगुलर
वर्ब दिए गए हैं सब्जेक्ट के साथ। अब एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल ए पेन एंड ए पेंसिल। देखिए ए पेन अलग है, ए पेंसिल अलग है, दोनों चीजें अलग है, दरमियान में जुड़ी हुई है, कंपाउंड हो गए वर्ड्स हैं ये। तो इसके साथ हमेशा क्या आएगा, क्योंकि जो दोनों अलग हैं एज ए इंडिविजुअल जो है ना डिस्क्राइब हो रही है, इंडिविजुअल जो है ना इसको डिक्लेयर किया जा रहा है। लेकिन ये दो चीजें हैं, अब दो चीजें हैं तो डेफिनेटली ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल हो गया तो सब वर्ब क्या आएगा, इज नहीं आएगा, आर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल ए पोएट एंड नॉवलिस्ट। अब ए पोएट और नॉवलिस्ट, जिनके एक ही शख्स है, वो पोएट भी है नॉवलिस्ट भी है, इसके साथ क्या आना चाहिए, आर नहीं आना चाहिए बल्कि इज आना चाहिए। इसके साथ क्या आएगा, इज आएगा, प्रेजेंट इन द पार्टी। नेक्स्ट देखिएगा ए पोएट एंड ए नॉवलिस्ट। अब देखिए ए पोएट अलग हो गया, नॉवलिस्ट भी अलग हो गया, तो दो चीजें हो गई तो प्लूरल आना चाहिए, आर यूज होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा ए व्हाइट एंड रेड कार। अब ए व्हाइट एंड रेड कार, एक ही कार है, उसको व्हाइट कलर भी है रेड भी है, तो इसके लिए क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब इज, क्योंकि एज ए सिंगल सब्जेक्ट यूज हो रहा है, प्रेजेंट इन द पार्किंग। ए व्हाइट एंड द रेड कार। अब देखिए दोनों अलग अलग हो गई, व्हाइट अलग कार है, रेड अलग है, तो ये क्या प्रेजेंट इन द, कुछ एग्जांपल्स थी इसके हवाले से। ये जो है ना, इसमें ब्रेड एंड बटर को देख ले तो ये इकट्ठे यूज हो रहा है, इज आएगा। ब्रेड एंड बटर ये डिपेंड करता है ऑन द सिंगुलर एक्शन जब परफॉर्म कर रहा हूँ। इसमें ब्रेड एंड बटर ये सिंगुलर एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इनके रोटी कमाना कोई आसान काम नहीं है, तो इज आएगा। इसके अंदर क्या है, ब्रेड एंड बटर इन माय शॉपिंग लिस्ट, ये क्या है, एज अ प्लूरल एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो इसके साथ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा, आर। उम्मीद करता हूँ कि आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी ये चीजें। अब आ जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट एग्रीमेंट। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स, वर्ड्स मीन के सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होता है, सिंगुलर वर्ब यूज होता है। अब देखिएगा कौन कौन से हैं, ये हम देखते हैं। ये सब वर्ड्स हैं कुछ जिनके साथ हमेशा सिंगुलर ही जो है वर्ब यूज होगा। एवरी, नो, सम, एनी, वन, थिंक, बॉडी। ये देखिए चार ये है, एवरी, नो, सम, एनी, और तीन ये हैं। चार तिये 12, ये 12 हो गए। इसको मैं मिला भी देता हूँ, एवरी वन, एवरीथिंग, एवरीबॉडी, ठीक है। इसको देखिएगा, नो वन, नो थिंग, नो बॉडी। इसको देखिएगा, एनी वन, एनीथिंग, एनी बॉडी। ओके हो गया। उसके बाद तीन ये हो गया, ईच, आइदर, नाइदर। तो ये 15 हो गए। तो ये 15 वर्ड्स है जिनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। जिस तरह नाइदर ऑफ यू इज हैप्पी, यानी कि आप में से कोई खुश नहीं है, नाइदर ऑफ यू। तो ये क्या है, नाइदर के साथ मैंने बात की, क्या आएगा, इज आएगा, सिंगुलर वर्ब यूज हो गया। एवरीवन इन द क्लास इज हैप्पी, सिंगुलर वर्ब यूज हो रहा है। उसके बाद हम आते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट फोकस। अब हम करते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट। आपने क्या करना है, फर्स्ट सब्जेक्ट फोकस करना है, बाकी को आपने क्या करना है, नजरअंदाज कर देना है। हाँ जी, आपने क्या करना है जी, सिंगल सब्जेक्ट, फर्स्ट जो सब्जेक्ट है उसको आपने फोकस रखना है, बाकियों को आपने क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। व्हेन दीज वर्ड्स आर प्रेजेंट इन द सेंटेंस, यानी कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर ये वर्ड्स आ जाए, एज, along with, as well as, but, together with, except, excluding, including, ये वर्ड्स आ जाते हैं तो आपने क्या करना है, उस टाइम फर्स्ट सब्जेक्ट को फोकस करते हो आपने क्या करना है, वर्ब जो वर्ब को क्या करना है, यूज करना है। अब जैसे एग्जांपल, बाय फोकसिंग फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ब विल बी यूज्ड होगा। फॉर एग्जांपल, आई एज वेल एज। अब देखिए इसमें एज वेल एज आ गया, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट जो है वो आई है। हमने सब्जेक्ट को फोकस करते हुए हमने क्या करना है, हमने यूज करना है वर्ब, आई एज वेल एज ही। अब सब्जेक्ट हमारा आई है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब यूज होना चाहिए वो क्या होगा, आई से रिलेटेड होगा। आई से रिलेटेड क्या होता है, एम, ऑनेस्ट, एम आएगा। आई से क्या होता है, एम, क्योंकि हमने क्या, सब्जेक्ट फोकस। जब ये वर्ड आ गया एज वेल एज, तो हमने सब्जेक्ट फोकस किया, और सब्जेक्ट के लिहाज से हमने क्या किया, एम यूज किया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आई था इसलिए हमने क्या किया, एम यूज किया। उसके बाद देखिएगा, यू, इंक्लूडिंग मी। अब इंक्लूडिंग वर्ड आ गया है, तो हमने कहा जहाँ पे इंक्लूडिंग इस तरह के जो वर्ड्स आ जाएंगे, तो हमने क्या करना है, फर्स्ट सब्जेक्ट के लिहाज से हमने क्या करना है, यूज करना है वर्ब। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, यू है आपका, तो यू के साथ हमेशा क्या आता है, वर्ब, आर आता है, आर, ऑनेस्ट। ऑल इंक्लूडिंग मी, ऑल क्या है, प्लूरल है, तो इंक्लूडिंग मी आर आएगा इसके साथ, ठीक है। तो ये कुछ जो है ना रूल्स थे। अब नेक्स्ट आते हैं। अब सेकंड सब्जेक्ट के लिहाज से फोकस करना है, वो तो था फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट, अगर ये वर्ड्स आ जाए इकट्ठे, हालांकि नाइदर
पहले भी पढ़ चुके, बट कॉम्बिनेशन में आ रहा है, नाइदर नॉर आ रहा है, आइदर और आ रहा है, नॉट ओनली बट आल्सो। जब ये 6 वर्ड्स आ जाए तो हमने किस तरह यूज करना है, सेकंड सब्जेक्ट फोकस करना है। ठीक है, अब किस तरह एग्जांपल देखें, नेदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट। अब देखिए नाइदर भी आ गया है, नॉर भी आ गया, ये दोनों आ गए हैं, तो इसका मतलब क्या करना है, सेकंड सब्जेक्ट फोकस करना है। नेदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स। अब हमने स्टूडेंट्स को देखना है क्योंकि ये सेकंड सब्जेक्ट है। फर्स्ट सब्जेक्ट ये है, सेकंड सब्जेक्ट ये है, तो हमने सेकंड सब्जेक्ट के लिहाज से हमने देखना है, वर्ब लगाना है। तो सेकंड सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल है। तो प्लूरल की वजह से जो वर्ब यूज होगा वो क्या होगा, प्लूरल आर यूज होगा, क्या होगा, आर प्रेजेंट। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, यूज ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट बाय इग्नोरिंग इररिलेवेंट पोर्शन ऑफ द सेंटेंस। अब आपने क्या करना, सब्जेक्ट से लिहाज से देखना, बाकी हर चीज को इग्नोर कर देना। किस तरह, अब देखिएगा, अली हु इज द ऑनर ऑफ द 5 फैक्ट्रीज एंड द 7 मिल्स। ठीक है, ये और रूल है, वो और था, ये और है। ठीक है, तो अब हमने देखना है, जस्ट बाकी चीजों को इग्नोर करके हमने सब्जेक्ट के लिहाज से देखना है। तो वो कहता है अली हु इज द ऑनर ऑफ द 5 फैक्ट्रीज इज हैप्पी। अब देखिए आर आना चाहिए, क्यों, 7 फैक्ट्रीज हैं, 5 फैक्ट्रीज हैं, 7 मिल्स हैं, लेकिन ये तो है तो अली की ना, सिंगल वन सब्जेक्ट की है। तो सिंगल वन सब्जेक्ट के अली, अली के लिहाज से हमने क्या किया, सब्जेक्ट यूज किया। अब हम आते हैं फ्रैक्शनल एग्रीमेंट की तरफ। तो फ्रैक्शनल एग्रीमेंट क्या होते हैं, ये देख लेते हैं। हाफ ऑफ द प्लेट इज एम्प्टी। अब देखिए हाफ ऑफ द प्लेट, प्लेट क्या सिंगुलर है, तो उसके लिहाज से क्या आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा। हाफ ऑफ द प्लेट्स आ गया, अब प्लेट्स क्या है प्लूरल, तो सब्जेक्ट भी क्या आएगा, प्लूरल होगा। ये फ्रैक्शंस के लिए यूज किए हैं। ठीक है, हाफ ऑफ द प्लेट इज एम्प्टी, 1/3 ऑफ द प्लेट, प्लेट्स आर एम्प्टी। तो जैसे सब्जेक्ट प्लूरल होंगे, वैसे वर्ब भी प्लूरल हो जाएंगे। हाँ जी, यहाँ तक अंडरस्टैंड होगी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
हाँ, हम देखते हैं, देखिए कंडीशनल सेंटेंस के हवाले से देख, जो है ये दो क्लासेस होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस के अंदर इसके दो क्लासेस होते हैं। एक जो होती है इफ क्लॉज होती है, दूसरी क्या होती है, मेन क्लॉज या रिजल्टेंट क्लॉज होती है। ठीक है, इसके अंदर अगर हम बात करें, मैं दोबारा बता देता हूँ क्योंकि म्यूट की वजह से आपको वॉइस नहीं आ रही होगी। तो कंडीशनल जो है, कंडीशनल क्लॉज को इफ क्लॉज कहा जाता है, और मेन क्लॉज को, ठीक है, रिजल्टेंट क्लॉज कहा जाता है। तो ये क्या है, आपके कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। अब जीरो कंडीशन क्या है? जीरो कंडीशन से देखते हैं। कहते हैं दीज आर द सेंटेंसेस जनरल ट्रूथ एंड रूटीन वर्क, यानी कि जो जनरल ट्रूथ और रूटीन वर्क के सेंटेंसेस होते हैं, जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, दैट इज कॉल्ड द जीरो कंडीशनल कहते हैं। इसमें कोई कंडीशन है, ठीक है। कहता है फॉर एग्जाम्पल इट रेन्स इफ ब्लैक क्लाउड्स कहते हैं, यानी कि जब भी काले बादल जमा होंगे तो डेफिनेटली रेन होगी। तो इफ आ जाए, व्हेन हमेशा कंडीशनल होंगे, क्या होंगे, कंडीशन, मैंने पहले बताया। और जो दूसरा इट रेन्स, ये क्या होगा, मेन क्लॉज होगा। तो ये कौन सी कंडीशन है, जीरो कंडीशन है। इसके अंदर एक और चीज भी देख लीजिएगा, ये तो हमने पढ़ा जनरल ट्रुथ के बारे से। अब देखते हैं व्हेन सेंटेंस, these will be used in the both sentences, यानी कि आपका एक सेंटेंस आ गया, कंडीशनल सेंटेंसेस आ गया, उसके अंदर दोनों सेंटेंसेस के अंदर एक कंडीशनल है, दूसरा मेन है, यानी कि मेन के अंदर भी और कंडीशनल के अंदर भी, दो, एक सेंटेंस के दो पार्ट है ना, एक मेन है और जो कंडीशनल है। कंडीशनल और मेन के अंदर, दोनों के अंदर ही क्या आ जाए, आपका फर्स्ट, यानी कि सॉरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाए, प्रेजेंट डेफिनेट आ जाए दोनों में, यानी कि दोनों में प्रेजेंट डेफिनेट टेंस आ जाए, तो वो क्या होगा, जीरो कंडीशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल व्हेन या इफ, ये एक ही यूज हो सकता है, या व्हेन यूज होगा कंडीशन के अंदर, या इफ यूज होगा। यू हीट वाटर इट बॉयल्स, ये प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, तो ये क्या कंडीशन होगी, जीरो कंडीशन हो गई। अच्छा, उसके बाद देखिएगा, अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस जो होता है कि इफ क्लॉज और मेन क्लॉज, क्लॉजेज ये दो चलेंगे, या इफ होगा या, और दूसरा क्या होगा, मेन होगा। एक इफ होगा, दूसरा क्या होगा, मेन होगा। अब हमने देखना है कि इन दोनों में क्या क्या आ रही है। हमने जीरो कंडीशन में देखा कि इफ और मेन दोनों क्लॉजेस के अंदर क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हो रहा है। इसके अंदर देखें, अगर इफ क्लॉज के अंदर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो मेन में क्या है, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है। इफ में क्या है, प्रेजेंट डेफिनेट, और मेन में क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, मेन में फ्यूचर इंडेफिनिट है, और इफ में क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो कौन सी कंडीशन होगी, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विल बी यूज्ड एंड रिजल्टेंट मेन क्लॉज रिस्पेक्टिवली इफ ही वर्क्स हार्ड। ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, इफ ही वर्क्स, कंडीशनल, ये कंडीशनल क्लॉज था, इसके अंदर क्या आ गया, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया। ही विल पास, इधर कौन सा आ गया, आपका फ्यूचर आ गया। तो इफ में प्रेजेंट है, मेन में फ्यूचर है, तो ये कौन सी कंडीशन होगी, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। उसके बाद आइएगा, सेकंड क्लॉज की बात करते हैं। सेकंड कंडीशनल क्लॉज कौन सा है जी, सेकंड कंडीशनल क्लॉज देखिए, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, नॉट क्लॉज, सेंटेंस। सेकंड कंडीशन कौन सी होगी, इफ क्लॉज और मेन क्लॉज, ये दोनों होंगे। इफ क्लॉज अगर होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और मेन होगा मॉडल वर्ब। अगर मेन क्लॉज के अंदर मॉडल वर्ब है, यानी कि उसके साथ क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। अगर मेन क्लॉज के अंदर है मॉडल वर्ब, तो उसके अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी हमेशा। मॉडल वर्ब के साथ हमने पहले भी पढ़ा। और इफ क्लॉज के अंदर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो कौन सी कंडीशन होगी, सेकंड कंडीशन होगी, इफ ही वर्कड हार्ड। अब देखिए कंडीशनल जो क्लॉज है, उसके अंदर आ गया पास्ट इंडेफिनिट, क्या आ गया, पास्ट इंडेफिनिट आ गया। तो पास्ट इंडेफिनिट की वजह से आपको एक तो अंडरस्टैंड आ गया जी, इफ क्लॉज के अंदर पास्ट इंडेफिनिट है। सेकंड देखिए क्या है, ही विल या वुड पास द एग्जाम।
अब विल या वुड क्या होते हैं? मॉडल वर्ब होते हैं। हमने कहा अगर इफ कंडीशन के अंदर आ जाए आपका पास्ट डेफिनेट, और इसके अंदर आ जाए मेन क्लॉज के अंदर आपका विल या वुड आ जाए, यानी कि आपका क्या आ जाए? मॉडल वर्ब, तो वो कौन सी कंडीशन होगी? सेकंड कंडीशन होगी। तो विल या वुड के साथ हमेशा क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैंने पहले भी बताया, ये रूल लिखे हुए भी हैं। हाँ जी। हाँ जी, देखिए उसके बाद थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। थर्ड कंडीशन को देखिएगा, वही इफ क्लॉज और मेन क्लॉज। अगर इफ क्लॉज में हैड आ जाता है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी डेफिनेटली। अगर इफ क्लॉज में हैड आ जाता है तो मेन वर्ब में क्या आएगा? वुड हैव, यानी कि मॉडल वर्ब के साथ हैज हैव हैड आएगा। वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, और इनके साथ क्या आएगी? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। ठीक है। अब इफ ये देखिएगा एग्जांपल, इफ ही हैड वर्क, इफ ही हैड रन फास्ट। अब देखिए ना क्या आएगा? ये हैड रन फास्ट, ये क्या आ गया? पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड आ गया। हैड आ गया, तो इसका मतलब क्या है? ये हैड है और इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, और इसके साथ आ गया मॉडल वर्ब में वुड हैव आ गया। ये शुड हैव या कुड हैव कोई भी आ जाता, वन द रेस्ट, तो ये कौन सी कंडीशन बन जाएगी? ये थर्ड कंडीशन बन जाएगी। तो ये तीन चार कंडीशंस है, जिसमें पहली क्या है? जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। ये चार कंडीशंस है जो कि पेपर के हवाले से पूछी जाती हैं। एक और चीज देखिएगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अच्छा, इसके अंदर क्या है? ये कोई कंडीशनल नहीं है, ये कोई कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है इसके अंदर। ये एक सिंपल से फिक्रे हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि जो काम हो चुका होता है वो पहले आएगा, जो होना होता है वो बाद में आएगा। इसकी एक सिंपल सी है, यानी कि मरीज, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी कि वो जो काम हो चुका था, मर चुका था, वो पहले लिखेंगे। डॉक्टर जो है, जो आ रहा था, वो बाद में लिखेंगे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब क्या हो गया? मरने वाला काम पहले, डॉक्टर बाद में आया। तो ये क्या है? एक सिंपल सा सेंटेंस है। हाँ जी, अंडरस्टैंड हो गया होगा। अच्छा, कुछ सेंटेंस करेक्शन रूल्स हैं, ये लिमिटेड, वैसे तो बहुत ज्यादा है, तकरीबन 90 80 100 प्लस, बट उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो हम करेंगे, 10 से करते हैं। रूल वन है, सबसे पहले नाउन्स देखिएगा। नाउन में वेजेस आ जाएं, टाइडिंग्स आ जाएं, इन आ जाएं, न्यूज आ जाए, स्पोर्ट्स आ जाएं, मीड्स आ जाएं, एड्स आ जाए, स्टैटिक्स है, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स है, सिविक्स है, एथिक्स है, ये सारे के सारे, ये जितने भी नाउन्स आ रहे हैं, ये क्योंकि एज ए सिंगुलर काउंट होते हैं, तो इसलिए इसके साथ आएगा सिंगुलर एंड हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, सिंगुलर वर्ब भी आएगा और हेल्पिंग वर्ब भी इज एम आ रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वेजेस ऑफ सिन आर हेल। अब देखे ना, गुनाहों की रिवार्ड क्या है? जहन्नम है, तो इसलिए वेजेस आ गया है। तो वेजेस के साथ क्या आएगा? इसके साथ फॉलोड बाय द सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं जी? वेजेस आर ऑफ द सिनर है, तो ये क्या है? इनकोरेक्ट है, क्योंकि आर नहीं आएगा। हमने कहा कि ये जो वर्ड्स आ जाएंगे जिसमें वेजेस है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर के साथ क्या आएगा? या तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आ रहेगा, अगर वो नहीं है तो फिर हेल्पिंग वर्ब भी, या जस्ट आपका जो है इज एम आर यूज होगा। वेजेस ऑफ सिन इज हेल, वेजेस ऑफ सिन इज हेल आना चाहिए। तो करेक्ट ये है कि हमने कहा वेजेस के साथ क्या आएगा? सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो इज एम आर करेंगे, अदरवाइज जो एज ए मेन वर्ब यूज होगा या लिंकिंग वर्ब यूज होगा, तो इसमें इज एज ए लिंकिंग वर्ब है, तो ये सिंगुलर वर्ब भी यूज होगा। उसके बाद रूल टू देखिएगा। रूल टू के अंदर क्या है? We use some qualifying words to make the plural of the certain noun, such as device, advice, work, rice,
हेड ऑफ द कैटल, ग्राम ऑफ द सॉल्ट, पीस ऑफ द एडवाइस। वो कहता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनको हम क्या करते हैं कि क्या उनको प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, किसी खास नाउन को प्लूरल बनाने के लिए। अब जिस तरह आई हैव मैनी वर्क टू डू, अब ये गलत है। आई हैव मैनी वर्क्स, आई हैव मैनी वर्क्स, वर्क्स कितना, ये कभी भी नहीं होता कि काम बहुत सारे हम कर ले, उस काम का कुछ हिस्सा किया जाता है। सो आई हैव मैनी पीसेज ऑफ वर्क, अगर आप इस वर्ड्स की अब इसको जमा बनाना चाहते हैं तो क्या यूज करेंगे, पीसेज ऑफ वर्क यूज करेंगे। क्या करेंगे, पीसेज ऑफ वर्क यूज करेंगे आप। ठीक है, तो ये करेक्ट होगा, पीसेज ऑफ वर्क आएगा, क्योंकि काम का कुछ हिस्सा किया जाता है, न कि सिंगल एक सारा काम किया जाता है, उसका कुछ हिस्सा किया जाता है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, एज ए जनरल रूल वी डू नॉट मेक द प्लूरल ऑफ द स्टूडेंट। अगर हम जनरल बात करें तो कहता है हम नोट्स की प्लूरल, कुछ नोट्स ऐसे जिनके हम प्लूरल नहीं बना सकते, जिस तरह सीनरी, पोअर, कैटल, फर्नीचर, फिश, हेयर, शीप, इनकी हम जो है क्या प्लूरल नहीं बना सकते, ये एज ए सिंगुलर यूज होते हैं। द सीनरी ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल, अब देखें ये हम कह सकते हैं जी सीनरीज ऑफ कश्मीर बहुत खूबसूरत है, नहीं, सीनरी एक ही होगी, जिधर देखे आपको एक ही सीन नजर आएगा, तो दैट इज कॉल्ड द सीनरी, नॉट सीनरीज। सीनरी ऑफ द कश्मीर इज ब्यूटीफुल। उसके बाद देखिएगा रूल 4, नाउन्स, फॉर एग्जाम्पल ट्राउजर्स, गैलोज, ब्रोज, tongs, spectacles, breast, chest are always plural and must be followed by the plural verb। ये plural है और इनके साथ plural verb ही आएगा, और plural helping verb आएगा instead of the singular verb or singular helping verb। Ali was wearing a very costly spectacle। देखिए अली पहन रहा है जी wearing very costly spectacle, spectacle जो है ये इनकरेक्ट है, spectacles आएगा, plural है। Ali was wearing very spectacles, very costly spectacles। तो spectacles जो है ना ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। तो देखिएगा जी रूल 5, इसके अंदर क्या है, रूल 5 के अंदर आफ्टर सर्टेन वर्ड्स बी, इज, एम, आर, वाज, वर, देन वी यूज सब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन। वो कहता है कि अगर कुछ सर्टेन वर्ड्स आ जाए, बी आ जाए, इज, एम, आर, ये चीजें आ जाए, तब हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट केस ऑफ प्रोनाउन यूज करते हैं। सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, नॉट नाउन। सब्जेक्टिव केस क्या है प्रोनाउन के, आई, मी, यू, दे, ही, शी, इट, हम ये यूज करेंगे, ये कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अली इज टॉलर देन मी, अब देखिए मी जो है ये गलत है, अली इज, क्योंकि इज आ गया साथ, तो अली इज टॉलर देन आई होगा। हमने कहा कि कुछ वर्ड आ जाए इज, एम, आर, वाज, वर, ये तो इसके साथ क्या है, हम सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। तो अली इज टॉलर देन मी, मी ऑब्जेक्टिव केस है, हम इसको यूज नहीं करेंगे। अली सब्जेक्टिव केस हम इसको यूज करेंगे, अली के साथ मी की जगह क्या आएगा, आई आएगा। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई। ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस हम यूज करेंगे। उसके बाद रूल नंबर 6 है, रूल नंबर 6 देखिएगा, आफ्टर ऑल काइंड ऑफ द प्रोपोजिशन एंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वी यूज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द प्रोनाउन। ठीक है, और कहता है अगर तमाम किस्म की प्रोपोजिशन या फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाए तो हम क्या करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ एनी वन हैज एनी डाउट रेफर ही टू। अब टू क्या है, टू बेसिकली प्रपोजिशन है। वो कहते हैं जब प्रपोजिशन आ जाए तो हम सब्जेक्टिव केस नहीं लगाएंगे, हम उसकी जगह ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, तो इसलिए ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला ठीक है। इफ एनीवन हु हैज डाउट रेफर हिम टू मी, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है जी। उसके बाद है जी 7 देखिएगा, वी नेवर यूज एपोस्ट्रोफ, हम एपोस्ट्रोफ को भी यूज करते हैं विद द फॉलोइंग पोजेसिव नाउन, प्रोनाउंस। कुछ जो पोजेसिव प्रोनाउंस है इसके साथ जो है ना वो कहते हैं एपोस्ट्रोफ यूज नहीं होता। आवर हो गया, योर्स हो गया, हर्स हो गया, देयर्स हो गया, इनके साथ नहीं होता। एटसेट्रा, इट्स हो गया, इनके साथ एपोस्ट्रोफ, यानी कि हम लिख देते हैं ना जी योर्स, ऐसे एपोस्ट्रोफ लगा देते हैं, तो ये यूज नहीं होगा। इसमें क्यों, आई एम ओबीडियंटली योर्स, अब ये गलत है, एपोस्ट्रोफ नहीं आएगा, आई एम ओबीडियंटली योर्स, वाई ओ यू आर एस आएगा। ठीक है, ये पोजेसिव प्रोनाउंस है योर्स।
उसके बाद रूल 8 की बात करें, बिफोर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब नाउन या जर्न वी ऑलवेज यूज ओनली पोजेसिव ऑब्जेक्टिव। कहते हैं जब भी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी एज ए नाउन के तौर पर, बिफोर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब एज ए नाउन वी ऑलवेज यूज ओनली पोजेसिव। ये कहता है कि आईएनजी फॉर्म से पहले हम जो नाउन यूज करेंगे वो क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या पोजेसिव ऑब्जेक्टिव होगा, ना कि सब्जेक्टिव। मी, सॉरी, माई, ओवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स, ये क्या ऑब्जेक्टिव केसेस है। द गर्ल ऑब्जेक्टेड हिम कमिंग टू द पार्टी। द गर्ल ऑब्जेक्टेड हिम कमिंग टू द पार्टी। अब देखिए कमिंग आ गया, आईएनजी फॉर्म आ गया। इससे पहले क्या होगा, हमने कहा था ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे ना कि सब्जेक्टिव। द गर्ल ऑब्जेक्टेड हिज कमिंग। द गर्ल ऑब्जेक्टेड हिज क्या है, ये देखिए हिज क्या है, ये ऑब्जेक्टिव पोजेसिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन है। तो इसलिए क्या आएगा, हिज आएगा, तो ये करेक्ट है। उसके बाद रूल 9 है, सर्टेन वर्ड्स अवेल। ठीक है, सर्टेन वर्ड्स अवेल, एवेंज, एंजॉय। कुछ वर्ड्स हैं जिसमें अवेल, एब्सेंट, एवेंज, एंजॉय आर फॉलोड बाय द सेल्फ फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट आफ्टर। इनके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनकी सेल्फ फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन आएगी। फॉर एग्जांपल, आई शैल अवेल ऑफ हिज अपॉर्चुनिटी, ऑफ आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अब अवेल आ गया है तो हमने क्या इसके बाद फॉलोड बाय द सेल्फ फॉर्म लगाएंगे, कोई ऑब्जेक्टिव केस ना हो तो सब्जेक्ट फॉर्म, ये दिस की जगह हम क्या लगाएंगे, ये गलत है, इसकी जगह माई सेल्फ लगाएंगे। ठीक है, आई शेल अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। आई शेल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी गलत है, आई शेल अवेल, और आई शेल अवेल माई सेल्फ, तो ये क्या आ जाएगा, माई सेल्फ। ये क्या आ जाएगा आपका, सेल्फ फॉर्म ऑफ प्रोनाउन कहलाती है। उसके बाद रूल 10 है, every each singular noun or every each and singular noun are to be replaced by the third person singular pronoun he। वो कहता है हर जो एवरी ईच एंड सिंगुलर प्रोनाउन के हर जो नाउन है सिंगुलर, वो रिप्लेस किया जाएगा थर्ड सिंगुलर प्रोनाउन के जरिए, ही के जरिए। जैसे एवरी वन, देखो ना, एवरी ईच सिंगुलर नाउन हो गया, एवरी वन ऑफ द बॉयज थॉट दैट दे वर नॉट गिल्टी। गलत है, क्योंकि इसके साथ क्या आना चाहिए, सिंगुलर। एवरी वन सिंगुलर को शो करता है, तो एवरी वन ऑफ द बॉयज थॉट दैट ही वॉज नॉट गिल्टी, तो क्या आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब यूज होना चाहिए। हाँ जी, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। देखिए, अगर आपको बेनिफिट हो रहा है, आपको वीडियोस अच्छी लगती है हमारी, तो आप इसको फॉरवर्ड किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, आगे शेयर करें इसको। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज।